नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन वेंचर्स में। इस वीडियो में हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आई एम श्योर कि आपके भी दिमाग में होके गुजरा हो। क्वेश्चन ये है कि कई बार लोग पूछते हैं कि भारत का बजट तो रशिया के डिफेंस बजट से ज़्यादा होता है, तो फिर भारत और रशिया के बीच में डिफेंस की चीज़ों में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्यों रशिया इतना आगे है डिफेंस के मामले में इंडिया से, जबकि इंडिया का बजट ज़्यादा होते हुए भी इंडिया उतना आगे नहीं है। इंडिया ने वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा है इंडिया, जो रशिया ने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों भारत का बजट ज्यादा है पर फिर भी रशिया हमसे आगे है। तो यहाँ पे वन बाय वन करके अगर रीजंस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक कॉमन रीजन नहीं है, ये बहुत सारे रीजंस की वजह से ऐसा हुआ है। सबसे पहली और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आती है दोस्तों, उसको आप ट्रिपल पी के फॉर्म में जान सकते हो, जिसे कि इकोनॉमिक रूप से परचेजिंग पावर पैरिटी कहा जाता है। ये किसी भी कंट्री की किसी लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी से परचेज करने की क्षमता को दर्शाता है। तो ये जो है ये रशिया की भारत से कहीं ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं आप, तो सपोज करिए कि $50 बिलियन से कोई चीज भारत को खरीदनी है और रशिया को भी उसी $50 बिलियन से वो चीज खरीदनी है, लेकिन रशिया उस $50 बिलियन में $80 बिलियन की चीजों को खरीदने की क्षमता रखता है। लेकिन वहीं पे जब भारत उन चीजों को खरीदता है तो हमें उन चीजों के लिए 50 की जगह 80 रुपए चाहिए। तो अगर 50-50 यानी कि दोनों ही देशों का बजट बराबर है, फिर भी रशिया हमसे आगे हो जाता है, क्योंकि रशिया की परचेजिंग पावर पैरिटी अच्छी होती है। क्योंकि रशिया ने जो भी चीज खरीदा हुआ है वो सब रशिया में ही डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। उन्हें कोई फॉरेन एक्सचेंज का चार्ज नहीं देना पड़ता, क्योंकि अपने ही देश में वो रूबल्स में ही खरीदारी करते हैं। लेकिन वहीं पे जब भारत ये खरीदारी करता है तो भारत अलग अलग देशों से खरीदारी करता है। उसमें हमने कोई चीज रशिया से खरीदी, उसकी कॉस्ट अलग है। साथ ही साथ किसी भी फॉरेन करेंसी के लिए जो एक्सचेंज रेट होता है वो हमें पे करना होता है। उसके बाद भारत ऐसा नहीं है कि सब कुछ रशिया से ही खरीदता है। भारत में कुछ चीज अमेरिका से, कुछ फ्रांस से, कुछ इजराइल से ली जाती है। आपको पता है कि राफेल फाइटर जेट महंगा है। जितने में हमने 36 राफेल खरीदा, उतने में रशिया जो है वो 100 के आसपास मिग 35 हम रशिया से खरीद सकते थे। और अगर रशिया खुद खरीदता तो रशिया 150 के आसपास मिग 35 खरीद सकता था। तो आप देखिए कि एक तरीके से देखा जाए तो हमारे पास तो 36 राफेल हुए कहने को, लेकिन रशिया उस पैसे में 150 मिग 35 खरीद सकता है। तो नंबर्स के मामले में आपको लगेगा कि रशिया भारत से बहुत आगे है। तो एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि रशिया जो लोकली सब कुछ करता है वो दूसरे देशों से नहीं खरीदता है। इसके वजह से रशिया की परचेजिंग पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी में। साथ ही दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन आता है कि रूस जो है वो काफी दिनों से डिफेंस के फील्ड में आगे है। आप देखिए कि कोई भी डिफेंस के फील्ड की चीज होती है तो उसमें या तो पहले वो काम रशिया ने किया होता है या तो वो चीज पहले अमेरिका ने अचीव की होती है। तो इन सब के वजह से रूस के पास जो है वो टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च के लिए लैब्स, ये सारी चीजें बहुत पहले से ओवर द टाइम मौजूद थी। और एक्चुअल में ये रशिया का क्रेडिट नहीं है, ये क्रेडिट जाना चाहिए सोवियत यूनियन को, जिसके पास ये सारी चीजें पहले से थी। उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है जिसको उन्हें अब मेंटेन करना है और उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते रहना है। लेकिन वहीं आप भारत में देखते हैं तो हमारे पास एडवांस और मॉडर्न डे के रिक्वायरमेंट से चीजें हैं ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं तो आप देखिए भारत अपना जेट इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे टेस्ट करने के लिए हमारे पास वो सिस्टम ही नहीं है जहां पे हम उसकी टेस्टिंग कर सकें। उसके लिए इंडिया को रशिया जाना पड़ता है। लेकिन रशिया के पास ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जेट इंजन छोड़िए, उनके पास किसी भी तरह की चीजों को टेस्ट करने के लिए हर तरह की फैसिलिटी है। इंडिया में आप देखिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को टेस्ट करने के लिए जो विंड टनल की फैसिलिटी होती है वो अभी 2020 के एंड में ओपन हुई है, लेकिन रशिया में हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बने हुए 4-5 साल हो चुके हैं। तो इन सब की वजह से रशिया में क्योंकि जो कॉस्ट है वो इन सब पे कम लगती है। भारत में इन सारी चीजों को रिसर्च, डेवलपमेंट और इन सब में कॉस्ट, इंफ्रा बिल्डिंग में इतना ज्यादा अभी लग रहा है क्योंकि हमारी अभी शुरुआत हुई है। तो इस वजह से भारत की कॉस्ट बढ़ जाती है बहुत सारी चीजों में, रशिया की कॉस्ट उतनी बढ़ती नहीं है और इसी वजह से रशिया की परचेजिंग पावर अगेन बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं
2010 से 2019 तक यानी कि लगभग इस 9 साल के टाइम स्पैन में रशिया ने अपनी मिलिट्री बजट का जो टोटल मिलिट्री बजट था उसका 40% उसने सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग पे खर्च किया है, यानी कि नई चीजों को खरीदने के लिए। जबकि इंडिया का जो बजट होता है उसमें से 60 to 70% हमारे पास जो बजट होता है उसमें से सैलरी और पेंशन में चला जाता है। फिर आपके पास 35 से 30% का जो अमाउंट बचता है उसमें भी आप परचेजिंग नहीं कर सकते डायरेक्ट। आपको अपनी जो चीज़ें आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें पुरानी होती हैं, तो उन्हें रिपेयर करना, मेंटेन करना, अपग्रेड करना, अलग अलग चीज़ों में रिसर्च के लिए फंड चाहिए। फिर जो फंड बचता है उसमें हम प्रोक्योरमेंट करते हैं, यानी कि नई चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन रशिया एक टॉपिक से स्टिक रहा, उसने 40% अमाउंट पिछले 9 सालों से लगातार परचेजिंग में खर्च किया है। तो उनका बजट कम रहते हुए भी उन्होंने पैसा भी ज्यादा किनारे किया और उनकी परचेजिंग पावर भी ज्यादा है, तो इस वजह से वो ज्यादा चीजें कर लेते हैं। साथ ही साथ ये जो बजट का पोर्शन आपको दिखता है इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो बजट ऐसा नहीं है कि रूस का शुरू से कम था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं तो 2021 के बजट को हम इग्नोर करते हैं कोरोना की वजह से। 2019 के बजट में मैं आपको बताऊं तो रशिया और इंडिया के बजट में डिफरेंस था। रशिया दुनिया में 9th नंबर पे बजट को स्पेंड करने वाली कंट्री था, इंडिया 3rd रैंक पे था। 2020 में रशिया जो है वो 4th रैंक पे था। 2020 में रशिया ने स्पेंड किया 65.1 बिलियन यूएसडी और इंडिया ने स्पेंड किया 71.1 बिलियन यूएसडी। ये 2020 का डेटा है। तो आप देखते हैं कि लगभग अराउंड 6 बिलियन यूएस डॉलर इंडिया ने ज्यादा खर्च की डिफेंस पे। लेकिन अगर आप ये डेटा 2016 के बाद का देखते हैं तो आपको लगेगा कि भारत धीरे धीरे रूस से ऊपर अपने बजट को कर रहा है। लेकिन जब आप पीछे जाएंगे और जितना ज्यादा पीछे जाएंगे भारत और रूस में उतना बड़ा वास्ट डिफरेंस दिखता है आपको। भारत का बजट बहुत बहुत कम था। अगर आप 90s के दौर की बात करते हैं जब सोवियत यूनियन का समय था तो उस समय भारत के बजट से 5 गुना से भी ज्यादा बजट होता था पूरे सोवियत यूनियन का। सोवियत यूनियन की जो चीजें थी उस समय की जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी वो सब आज भी रशिया के पास है। बाकी सोवियत यूनियन की जो छोटी छोटी कंट्रीज टूट के निकली उनको नहीं मिली। तो जो सोवियत यूनियन में बजट 5 गुना, फायदा सब कुछ उसका रशिया के पास। भारत का बजट उस समय रशिया के बजट से या सोवियत यूनियन कहिए उसके बजट से मतलब उनके सामने 20% था, भारत के पास कोई चीजें नहीं थी। तो फिर भारत में वो डेवलपमेंट हो नहीं पाया और रूस का बजट अभी कम हुआ है। अगर भारत का बजट आज से 15 साल तक लगातार रूस से ज्यादा रहता जाए और हमेशा ये डिफरेंस बढ़ता जाए रूस और भारत के बजट में तो आपको 15 साल बाद ये डिफरेंस नहीं दिखेगा। लेकिन अभी ये डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हुआ है, तो अभी आपको आने वाले 8-10 साल तक डिफरेंस दिखेगा। चाहे भारत का बजट 5-10 बिलियन डॉलर अगर ऊपर होता है रूस के बजट से तो आपको ये डिफरेंस ज्यादा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर भारत और रूस के बजट में जब आने वाले समय में जैसे चाइना की ग्रोथ ज्यादा हुई तो चाइना ने अपना बजट बहुत ज्यादा कर लिया, तो उस तरीके से जब भारत का भी बजट ज्यादा होगा उसमें 8-10 साल का समय लगेगा तो आपको रूस और इंडिया में दिखेगा कि हाँ इंडिया या तो बराबर पहुंच गया है रूस के या इंडिया आगे आ गया है। तो ये बेसिकली कई सारे रीजन हैं जिसको मिला के इंडिया का बजट अभी के तौर पे थोड़ा ज्यादा जरूर है रशिया से, लेकिन रशिया से हम डिफेंस के मामले में बहुत ज्यादा नहीं है। साथ ही साथ बजट जो है ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बजट ही अच्छा लेके आप ऊपर जा सकते हैं। भाई सऊदी अरेबिया का भी बजट बहुत अच्छा है, लेकिन डिफेंस के मामले में नाम उसी का होगा, हमेशा याद रखिएगा, उसी का नाम हमेशा डिफेंस के मामले में आगे बढ़ेगा जो कि आत्मनिर्भर हो। और जो कंट्री आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगी डिफेंस के मामले में वो कभी भी दूसरी कंट्रीज को पछाड़ नहीं सकती है दूसरे देशों से वेपन्स को खरीद के। आप देखिए अमेरिका हो या इजराइल हो या चाइना हो या रूस हो, इन लोगों का जिनका भी डिफेंस के मामले में नाम अच्छा है उन सब ने खुद से टेक्नोलॉजी डेवलप की है, तब आज वो इतने आगे पहुंच पाए हैं। भारत के लिए अगर आप बात करते हैं तो मेरे हिसाब से आने वाले 5 से 8 सालों में मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो चुका होगा। फिर हमें किसी भी तरह की कोई मिसाइल, चाहे वो किसी फाइटर जेट के लिए हो या ग्राउंड के लिए हो या कोई सरफेस टू एयर हो, किसी भी तरह की कोई मिसाइल दूसरे देशों से नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो 5 से 8 साल में मिसाइल के मामले में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। 10 से 12 सालों में हम
फाइटर जेट्स में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास हर तरह के फाइटर जेट 5th जनरेशन, 5.5 जनरेशन, 4th जनरेशन, नेवी, एयरफोर्स, इन सब के लिए हर तरह के प्रोजेक्ट्स हमारे पास होंगे। हर तरह के फाइटर जेट भारत विकसित कर रहा होगा। तो 10 से 12 सालों में फाइटर जेट्स में, 5 से 8 सालों में मिसाइल्स में, और टोटल 15 सालों में आप कह सकते हैं कि 90% से भी ज्यादा इंडस्ट्री हमारी जो है वो सेल्फ रिलायंट हो जाएगी। और 2035 तक आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखाई देगा। भारत जो भी चीज खरीदेगा वो ज्यादा खरीद पाएगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी बड़ी हो चुकी होगी तब तक। साथ ही साथ हम तब तक हर चीज खुद बनाने लगे होंगे, ऑलमोस्ट हर चीज। तो 2035 तक आपको ये डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन उसके लिए स्वदेशीकरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे देशों से हथियार खरीद के आप कभी भी डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बन ही नहीं सकते, चाहे आपने कितने भी हथियार खरीदे हों। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके मन में अगर कोई और भी डाउट है अभी भी, तो आप अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं मनीष आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।